मेरा जो सवाल है वो उन पत्रकारों से है जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं मोदी के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। एक पत्रकार है रवीश कुमार। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया यूट्यूब पर पत्रकार। न्यूज़, हाँ, यूट्यूबर न्यूज़ कटिंग डालते हैं। कुछ भी इश्यू आया, एकदम से न्यूज़ कटिंग डाल दी। क्या जो आज की इंडिया की जो मोस्ट वायरल न्यूज़ कटिंग है, क्या रवीश कुमार को वो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला? क्या अभिसार देखिए, शर्मा जो कि बहुत चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनकी तरफ से भी कोई भी जो टिप्पणी है, वो नहीं आई है। अजीत अंजुम, जो माइक लेके जो महिलाओं के पीछे भाग रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा, उन तक जी, की जी। एक भी जो टिप्पणी है, वो इस जो 300 करोड़ का ये जो कैश कांड हुआ है, उस पर एक भी टिप्पणी नहीं आई है। प्रज्ञा मिश्रा, जो कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, शुरुआती जब रुझान आए जिनमें कांग्रेस आगे चल रही थी, कितना उछल-उछल के वो बता रही थी कि कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है, अरे कांग्रेस आगे हो गई, कांग्रेस आगे हो गई। क्या ये जो पत्रकार है जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें से एक को भी जो टाइम है वो नहीं मिला कि इसके ऊपर भी जो बात है वो कर ले? इससे क्या वो होता है कि कहीं ना कहीं कहीं से तो फंडिंग हो रही है, पैसा मिल रहा है, जी, बाबा जी। जब ही नहीं बोल रहे, अगर आप निष्पक्ष हो तो दोनों तरफ से बोलो। देखिए, तो आज उनके बारे में बिल्कुल। आपका क्या विचार है? देखिए, विचार क्या है, ये एक्सपोज़ हो चुके हैं। जितने आपने नाम लिए हैं ना, ये सारे लोग जो है ना, एक-एक करके एक्सपोज़ हो चुके हैं। आप पत्रकारिता के नाम पर में आपने वोटर्स को एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अपनी माइंडसेट, अपनी विचारधारा उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, थंबनेल, स्टोरी, फेक स्टोरीज़, लोगों के फेक ओपिनियन। कौन ओपिनियन? आप एक पत्रकार वो है जो निष्पक्ष हो, वो दोनों साइड का बताए, अचीवमेंट भी बताए और कमियाँ भी बताए, इवन कमियाँ ज़्यादा बताए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप पॉज़िटिव साइड बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आप पिछले 3 या 4 सालों की जिन-जिन लोगों का, चाहे वो रवीश कुमार है, चाहे वो अजीत अंजुम है, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा है, चाहे अभिसार शर्मा है और कई ऐसे यूट्यूबर, ध्रुव राठी है या कुछ भी। क्या इनको भारत सरकार की एक अचीवमेंट नहीं दिखी? मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी थंबनेल देखिए। आपके दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि ये जो अपने आप को पत्रकार और दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, आप इनका विश्लेषण देखिए। आप जो प्रसून वाजपेयी है, वो तो उसके तो पुरानी वीडियो लीक हैं उसके साथ, केजरीवाल के साथ। बहुत इनकलाबी, याद होगा आपको। जब आप पूरा सेट करते हैं, एक एजेंडा सेट कर उसमें थंबनेल के तहत एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप पत्रकारिता से हट गए हैं। पत्रकारिता आपसे कोसों दूर चले गई है। अब इनको फॉलो कौन कर रहा है? इनको फॉलो कौन कर रहे हैं? एक तो चमचे, जो इन्हीं पार्टी जिनका ये एजेंडा चला रहे, एक वो लोग जो मोदी जी की और देश की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके हीरो बनकर घूम रहे हैं। उनको प्रॉपर व्यूज़, उनको शेयरिंग सब कुछ मिल रहा है और ये अब सोच रहे हैं कि हम इसी ऑडियंस तक लिमिटेड रहें। मगर प्रतीक जी, अब फ़र्क ये है, अब ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार हैं, पत्तलकार जिसके पत्तल में कुछ डाल दिया गया है, ये उनके लिए पूरी स्टोरी चलाते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनके लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। देश की जनता इनको समझ गई है, आपने जब इनकी कई ऐसी अजीत अंजुम को तो आपको तो डायरेक्ट और कई ऐसे न्यूज़ 24 के एक पत्रकार हैं। मेरा भी उनसे एक बार पाला पड़ा था। वो तो मतलब ढूँढ-ढूँढ कर कि सरकार का विरोधी कौन है, वो बड़े ध्यान से खुद भी ऐसे-ऐसे चेहरे में ना ऐसे लाली छा जाती है, कोई अगर एंटी कोई बीजेपी, एंटी सरकार कुछ बोलता है ना, तो उससे स्माइल आ जाती है, ऐसे बड़ी-सी स्माइल।
मगर क्या ये पत्रकारिता है? आप 5वें नंबर पर जीडीपी पहुँच गई। आप एम्स के ऊपर दरभंगा की बात करने पे आ जाते हैं वहाँ पे। किसकी वजह से रुका है? किसकी वजह से वहाँ पे ज़मीन की अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुई? किसकी वजह से काम नहीं हुआ? आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे, आप एक दरभंगा की वजह से कि मोदी जी ने वहाँ ये कह दिया, उसके वजह से 23 एम्स उसको आप साइड कर देते हैं। मतलब वो हम्म। बने ही नहीं। आप नागपुर, गुवाहाटी, विजयपुर और कई जगह एम्स बने हैं। आप उसको क्या करते हैं, उस वो साइड हो गए। मतलब वो डेवलपमेंट इनमें नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे की बात करेंगे, भाई जी, वो ऐसा हो गया, वहाँ बारिश पड़ी। अरे! वेदर कंडीशन तो आती जाती रहेंगी। आजकल आम सामान्य वो तो हो नहीं रही बारिशें, तो कहीं अगर घिस गया तो भाई वो डेवलपमेंट जो है बह गई पानी। इस तरह का इनका थंबनेल रहेगा। यहाँ जो है आज पत्रकारिता नहीं बची है। जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं ना, असल मायने में देश के लिए ये एक तरह से मतलब खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले जब न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट आई थी, कौन था इसमें सामने? और फिर उसको भी डिफेंड किया गया। जब बीबीसी की टैक्स चोरी की बात आई, बीजी बी बीबीसी के ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने खुद बाद में ये अडॉप्ट किया था कि हाँ, हमारे ड्यूज़ थे। जब ईडी अपना काम कर रही है तो इन्होंने क्या किया? एजेंसी को बदनाम करने का बात की। आज महुआ मित्रा की बात करता हूँ, सुनना, इसी जी। मीडिया की अगर बात आती है, मीडिया का रोल देखिए, आज उस महुआ मित्रा को हीरो बना रहे हैं। मगर प्रतीक जी, जितनी संवेदनशील ये जो महुआ मित्रा ने किया है ना यहाँ पे, या आप इसकी गहराई को अगर कोई आम आदमी समझेगा ना, मतलब हमारे लोकतंत्र के मंदिर में क्या चंद पैसों की वजह से, किसी लालच की वजह से हमारे एमपी क्या दुश्मनों के साथ मिल सकते हैं? आज तो ये बिज़नेसमैन के ऊपर इंक्वायरी मतलब क्वेश्चन जो है रेज़ किए गए, उसके उनकी फ़ेवर के हिसाब से, अडानी के मामले में, कुछ मामले में, ठीक है? कल को किसी अगर इस पे कार्रवाई ना हो, तब तो एक खुला दिल हो गया सबका कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पर कैसे होगी? तो अगर कल को चाइनीज़ वाले, कल को कोई विदेशी ऐसी ताकत जो हमारे सीक्रेट्स जानना चाहे, हैं? कि भाई इस मैटर में यहाँ भारत क्या कर रहा है? उनको इनपुट्स नहीं है, मगर वो क्या करे किसी एमपी को पैसा दे, उनका लॉगिन बनाए और वहाँ पे वो क्वेश्चन वहाँ पे रेज़ कर दे, अलग शब्दों में कि जनता के हिसाब से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो क्या ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप इस चीज़ को इसको क्या कर रहे हैं? हेरोइन आप अ, ब्रूट इंडिया के नाम से, वो तो पूरा इसको हीरोइन बना रहे हैं महुआ मित्रा को। 11 जगह आईडी लॉगिन हो रही है। ये कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड था? अमेज़न प्राइम का पासवर्ड है कि आप किसी को भी बाँटते फिरेंगे? नहीं, ये देश के लोकतंत्र के मंदिर का वहाँ ताला है ये, मतलब का चाबी है वहाँ घुसने के लिए और वहाँ आप वो चाबी किसी और को हैंडओवर करोगे? आपको इससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी। किसी ने गाली-गलौज की है, कुछ किया है, वो अलग है, मगर आप उसकी सुरक्षा के साथ खेल रहे हो। और ये सारे जितने आपने नाम लिए हैं ना, ये आज इनके ट्वीट्स देखिए आप, मैं आपकी जनता को भी बोलूँगा, इनका पर्दाफ़ाश कीजिए। ये ट्वीट करते हैं, इनको इनकी औकात दिखाइए कि आप जो है, ये एक एंगल दिखाते हैं। ऐसे होता है ना बीच में, ये एक एंगल दिखाएँगे। उससे वो जो इनके अपने लोग हैं वो उनको फ़ॉलो करते हैं। वो ट्वीट, रीट्वीट एकदम से शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एजेंडा चलाना है। मगर जब असलियत सामने आती है, मैं आम आदमी हूँ, ऐज़ ए आम आदमी मुझे भी चिंता है कि भाई कल को कोई सांसद जिसको हम चुनकर भेजते हैं, ऐसे धीरज साहू जैसे लोग, तो एक तो करप्शन, दूसरा अगर वो अपनी आईडीज़ चंद करोड़ों के गिफ्ट की वजह से या पैसे लेकर कुछ ऐसे वहाँ पे सीक्रेट चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन में ले आएँ, फिर क्या होगा? इन लोगों को सज़ा मिलनी बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो केंद्र सरकार बिल्कुल। को भी कहूँगा ये जो यूट्यूबर के नाम पर ना, अब इनको भी कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। ये थंबनेल
अट्रैक्टिंग थंबनेल, उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। मतलब कहीं कुछ हो रहा है और थंबनेल कुछ और होगा। अंदर मैटर कुछ और है, कंटेंट कुछ और है, मगर थंबनेल कुछ और होगा। ये एक्सपोज़ हो चुके हैं और इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। जब लगाम लगाने की बात होगी ना, न्यूज़ क्लिक ने तो पूरा इनके ऊपर दिखा दिया कि कितना करोड़ कहाँ से आपके पास आ रहा है और आप एजेंडा चला रहे हो। फिर भी बेशर्मों की तरह बने हैं और अपनी हँसी वहाँ पे चला रहे हैं। क्योंकि इनको देश से कोई लेना-देना नहीं, इनकी जेब में पैसा आना चाहिए, कैसे भी करके, चाहे दुश्मनों से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। ये है आज के इन यूट्यूबर जो आपने नाम लिए ना जिनका, उनकी जी, सच्चाई। और जो असली पत्रकार है ना, वो प्रॉपर विश्लेषण कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी देश क्या पहुँच रहा है, क्या छवि बन रही है, उसके बारे में पूरा अपडेट जनता को दे रही हैं। इसी वजह से इनका नैरेटिव जो है, कई ऐसे नैरेटिव आपने देखा हिंदू-मुस्लिम का नैरेटिव, कौन ला रहा है यहाँ पे? उसके ऊपर चर्चा हो रही है। बेरोज़गारी, इस तरह की बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी। अगर ऐसा है तो फिर जीडीपी, फ़ॉरेन हमारे जो फॉरेक्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? हम बिल्कुल, डॉलराइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। इतने लो लाख करोड़ की डिफेंस डील में हम जा रहे हैं। हमारा रेवेन्यू जो है आज के टाइम पर मंथली पौने 2 लाख करोड़ का तो सिर्फ जीएसटी कलेक्शन है। सोचो टोल का कितना होगा? सोचो ये जो डायरेक्ट जो इनकम टैक्स है, इसका कितना होगा? तो ये जो है, ये हमारे सामने हैं। हम कहते हैं एक एजेंडा आज में किसी से डिस्कशन हो रही थी, वो मुझसे कहते, "हाँ, आपको नहीं पता, मोदी ने कर्ज़े में और ले आए।" मैंने बोला, "ठीक है।" मुझे कहता 55 लाख करोड़ था, आज 1 लाख 55 लाख करोड़ रुपया है। मैंने बोला, "बिल्कुल है।" बोला, "हिसाब दो।" भाई हिसाब ले ले मेरे से। हुँ, मैंने बोला, "55 लाख करोड़ में आपने इतना-इतना ये सब काम किया। आपके 7 एम्स थे, इतना एम्स था।" मैंने बोला 35 लाख करोड़ के पिछले 9 सालों में इन्होंने इंफ्रा के बजट के ऊपर खर्च कर दिया और इस साल का बजट 10 लाख करोड़ है। मतलब 45 लाख करोड़ तो सिर्फ इंफ्रा इंफ्रा पे ही इन्होंने खर्च कर दिया। मैंने बोला कहता अच्छा बाकी? मैं बाकी तुम जब कोविड हुआ था तुम उस वक़्त माँग रहे थे कि अच्छे बेड हो, आईसीयू हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था ना, अभी भी राशन खा रहे हो ना उसका। वो मतलब है ना 20 लाख वो हो गया, 65 लाख करोड़ तो इसी में है, उसपे से वेलफेयर स्कीम्स, एमएसपीज़, फॉरेन जो डिफेंस डील जितना डिफेंस का बजट बना है, इतने राफ़ेल आए हैं उसमें, कितना उसमें लाख करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो ये कहीं न कहीं पूरा और सबसे बड़ी बात है कि इतना पैसा लगाने के बाद हमारे महीने की हमारी सरकार का रेवेन्यू कितना वापस आ रहा है? दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बिल्कुल। अगर हमारे 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का हमें रेवेन्यू वापस आ रहा है, तो बताइए 1 लाख करोड़ कर्ज़ा क्या है उसके अच्छा, हिसाब से? इन लोगों का एक और है, ये मानते नहीं हैं। हुँ, ये ये जैसे मानेंगे कहते नहीं। हैं ना कि कोई अगर एक्चुअली मोदी को ज़्यादा चाहता है तो कहते हैं कि ये तो अंधभक्त है। जी, जी, वास्तव जी। में सबसे ज़्यादा जो अंधभक्त हैं, वो इन्हीं के लोग हैं। हम बिल्कुल। पत्रकारों को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक और ट्वीट देखा, ट्वीट था राजदीप सरदेसाई का। हुँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा, "डू आईटी सर्चेज़ हैपन ओनली विद द अपोजिशन लीडर्स?" हुँ, और इज इट ओनली अपोजिशन लीडर्स हु हैव ऑल द कैश? मतलब क्या सिर्फ जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्हीं के पास में जो सारा कैश है वो उन्हीं के पास में है? और पोस्ट डेमो वर्ल्ड इज कैश वेल एंड ट्रूली बैक, और मतलब डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। हुँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो कैश है वो वापस आ गया, और या फिर कभी वापस गया ही नहीं हुँ, हुँ। आरबीआई के पास देखिए में। और एक और चीज कहते हैं, कैन वी हैव अ कंप्लीट क्लीन अप और विल इट बी सिलेक्टिव? मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि क्या सभी के ऊपर जो भी इस तरीके के कल्प्रेट है सभी पर एक्शन लिया जाएगा, या फिर ये सिर्फ सिलेक्टिव रहेगा जो कि अपोजिशन लीडर्स पर रहेगा? बेसिकली दो चीज है। हुँ, एक जो इन्होंने बोला है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में क्या केस बच गया, और दूसरा ये है कि जो ये जो
आईटी की जो सर्चेज़ हैं या फिर जो एजेंसीज़ की जो सर्चेज़ हैं, वो सिर्फ़ सिलेक्टिव रहेंगी। मैं इसका पूरा जवाब देता मतलब हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ, चलिए किसी ने हिम्मत तो करी इस पर ट्वीट करने की, इस गैंग में या से। बिल्कुल। देखिए, राजदीप जो है, हमें सुनिए राजदीप जी की। राजदीप पहले ये जो ईडी के जितने भी ये छापे पड़े हैं, हुँ, इससे पहले पश्चिम बंगाल में आपने देखा 25 करोड़ रुपए की कैश और कई और चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई थी। पहले तो जो ये ईडी का हो रहा है, पहले तो इसको जस्टिफ़ाई करना, चाहे राजदीप है, कोई भी है, उसको डिमोनेटाइज़ेशन के साथ जोड़ना, ईडी के छापों को अलग एंगल से देखना, ये बंद कर दें। क्योंकि पहले तो डिमोनेटाइज़ेशन के बाद पैसा बच गया है। कैसे बचा है? 2000 2000 के नोट बंद हुए थे, 1000 के नोट बंद हुए थे और कौन से नोट बचे थे वहाँ पे? उस वक़्त ये सारे नए नोट हैं। मतलब ये वो पैसा है जो नए भ्रष्टाचार से कमाया गया है। अगर हुँ, पुराने नोट होते तो उनकी तो वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, ठीक है? तो ये राजदीप इतना बड़ा पत्रकार है अपने आप को, तो वो अगर बचता, तो वो इन द फॉर्म ऑफ 2000 या 1000 के नोट से बचता। वो तो खत्म हो गए, ये तो नए नोट आ गए। अगर वो बचता भी तो उसकी वो तो रद्दी है ना इस वक़्त, आज के टाइम पर। दूसरा ईडी जो है ये कहते हैं कि सिर्फ़ सिलेक्टेड लोगों के उसके नहीं, ऊपर ही कर ये रही जो है। बात है वो आप बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो नोट्स हैं वो सारे के सारे नए हैं और मतलब पिछले ये जो कमाई है वो पिछले सिर्फ़ 6-7 सालों की है बिल्कुल, और ये बिल्कुल ये कमाई गिने-हुए इतनी तो है जिसकी कि गिनती करने में आरबीआई के भी पसीने छूट गए हैं। ये आज एक अलार्मिंग है। अलार्मिंग ये है प्रत्यक्ष रूप से, आपने घोटाले देखे, आपने हुँ, कई हज़ारों करोड़ के घोटाले देखे, मगर उन घोटाले वो है कागज़ों में रहते थे, उसमें कैश कुछ दिखती थी और बाकी जो है स्विस बैंक का नाम लिया जाता था या वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था, एक मनी मैनेजमेंट होती थी। आज हुँ। के टाइम पर स्विस बैंक की तर्ज पर वहाँ मनी पहुँचाना मुश्किल हो चुका है। आज हमारे इंटरनेशनल संबंध कई देशों के साथ ऐसे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी रिस्क ही नहीं लेता। इसीलिए इतने बड़े तादाद पर कैश की उन्होंने व्यवस्था करके रखी थी। उनको पता था झारखंड प्रदेश है, सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, वहाँ सीआईडी हमारी है, हमें प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर कुछ ऐसी बात होती भी है, तो वहाँ हमें समय से पहले जो है वो हो जाएगा। यहाँ ईडी और ने एक ये एकदम ये जो सांसद हैं ये झारखंड से हैं और जी, इसमें अभी एक जो पेच है जो मुझे जो लगता है, जो आने वाला है वो ये लगता है कि अभी तक का ये जो केस है जो बरामद हुआ है वो उड़ीसा से हुआ है ये और अभी अभी और होगा। झारखंड में कितना होगा, ये देखने देखिए वाली बात होगी। इनके कितने वहाँ लिकर की दुकानें हैं, कितने इनके गोदाम हैं, कितने इनके ऑफ़िसेज़ हैं और ये और किसमें, अगर ये माइनिंग में भी हैं, तो इसमें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और सिर्फ़ यहीं नहीं, इनके पूरे जितने भी इनके ऑफ़िसेज़ हैं, वो भी इस वक़्त मतलब ईडी वहाँ पहुँची होगी। ये कोई छोटी रेड नहीं है। ये इसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है वहाँ पे आज के टाइम पर। ये छोटी रेड इसको हम छोटी रेड नहीं कह सकते अब तक की नहीं, ईडी के छोटी तो इतिहास इसलिए में नहीं है ना, सबसे बड़ी सबसे बड़ी कैश की रेड में वो है। से एक है ये। हुँ, ये ये अब जैसे-जैसे ये गिनती बढ़ती जाएगी ना आपको आँकड़ा मुझे तो मेरा अपना है कि ये 700 से 1000 के बीच में ये अमाउंट आपको मिलेगा। क्योंकि अभी और कैश है, और अलमारियाँ हैं, और कमरे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज भ्रष्टाचार जो है, ये आज साबित कर रहा है, ये जितने मर्ज़ी वादे कर कर आए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अब ये कहीं करेंगे भी ना, तो आज कांग्रेस जो है मैं सही बोलूँ तो आज बेनकाब हो गई है। और इनकी जो चुप्पी है ना, आज उस मतलब उसको ठप्पा लगा रही है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी रज़ा से हो रहा था, ये इनको कमा कर दे रहे थे और ये पैसा जो है वही
चुनाव के ऊपर सब कुछ वहाँ पे खर्च होना था, कुछ अपने लिए था, कुछ औरों के लिए। अभी एक सांसद है, सोचिए कितने सांसद इनके हैं, वो कितना कमा रहे होंगे, किन-किन राज्यों में इनकी सरकार बनी है। मतलब एक भ्रष्टाचार का मैं कहूँ वाची शब्द अगर निकालूँ तो वो कांग्रेस है आज के टाइम पर। जी, चलिए, ये तो एक सांसद है जो जिनका कि ये जो रेड है वो हो रही है, और बाकी का मैं उन लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि ईडी या फिर कोई भी एजेंसी जब कभी भी जांच करती है, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर, मतलब बेसिकली कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ज्यादातर, या फिर स्टेट्स में भी वो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ज्यादा करती है। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ईडी का कुछ जो आंकड़े हैं वो बाहर आए हैं। 2004 से लेकर 14 तक ईडी ने जितनी भी छापेमारी करी, जबकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर भी जो सबसे ज्यादा छापेमारी हुई वो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, बिल्कुल हुई। जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी हुई। वो आज भी हो रही है, उसी रेशियो में हो रही है जिस रेशियो में पहले होती थी, उसी रेशियो में आज हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो और देखिए प्रधानमंत्री हैं वो किसी हुँ, को बकस रहे हो कि ये मेरी पार्टी का है, इसे रहने दो। मतलब ये बिल्कुल मैं नहीं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं मुझे आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, लेकिन जमीन मैं आसमान का फर्क है, एक एक 4 एक से एक 14 मैं तक। मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। उस वक़्त जितने भी ये जो स्कैम कोर्ट के माध्यम से बाहर आए थे ना, ये समझ लो इन्हीं की सरकारों ने मतलब एक मिनिस्ट्री में कुछ हो रहा है, वहीं से आप कोर्ट में पे कंप्लेंट हुई थी, सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी और ये प्रॉपर वहाँ पे ये खुद ही मतलब इनकी सरकार में ये खुद ही सरकार फँसाई थी इनको और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि सीबीआई को इन्होंने तोता बना लिया है। उस वक़्त इस तरह की हर एक बीजेपी नेता के ऊपर इस तरह का सीबीआई खेल रहे थे। आज ये जो बोल रहे हैं ना, मगर वहाँ मतलब अ, बाहर क्या निकल रहा था? बाहर अगर देखेंगे, आज ईडी की रिकवरी 1 लाख से ज़्यादा करोड़ की है, हम्म। 2014 के बाद और उस वक़्त कितनी थी? 5 से 10 हज़ार के करोड़ के बीच में और वो कौन नेता थे? वो इनके बीजेपी के कांग्रेस के नेता ही थे और उनसे वो रिकवरी हुआ करती थी उस वक़्त और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आज ब्यूरोक्रेट भी डरा हुआ है। आज अभी कुछ दिन पहले ही एक ईडी का ऑफिसर बैंगलोर में शायद वहाँ पे वो पकड़ा गया है, 20 करोड़ की हाँ। रिश्वत लेते हुए। 20 करोड़ था पता नहीं कुछ अमाउंट था, उसकी ईडी का। मतलब ईडी वाले भी आज जो है वो वो भी आज डरे हुए हैं कि वो भी लपेटे में हैं। तो हमें ऐसा ही मजबूत तंत्र चाहिए और मोदी जी वो डिलीवर कर रहे हैं। आज एग्ज़ीक्यूशन में ना एग्ज़ीक्यूशन में सुधार हो रहा है। आप नीतियाँ बनाते हैं, आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, आप उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करने जाती है तो जो लोअर तबका है ना, जो नीचे वाला जैसे पुलिस में कांस्टेबल, समझ रहे हैं? आईओ, जी। फिर एसआई, फिर एसएचओ, वो जो छोटा वाला तबका है ना रेवेन्यू में पटवारी आता है ना रावत, तो हम्म। वो लोग जो है ना, वो भ्रष्टाचार का पहले मूल वो रहा करते थे। वो खुद भी वहाँ से भ्रष्टाचार करके ऊपर ऐसे चोंच से जैसे खिलाते हैं ना, वो अपने अधिकारियों को खिलाते रहे। आज उसपे लगाम लगने का काम जो है वो हुआ है। मैं कहूँगा कि 100% हो चुका है। अभी कि ये कहना जल्दी होगा लेकिन जल्दी ही हमारा देश जो है अगर मोदी जी का नेतृत्व रहा, भ्रष्टाचार से लड़ने में हम मतलब कोई इसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मोदी जी ने कई बार मंचों में कहा है, इवन मेरी पार्टी का क्यों ना हो, उसको अंदर करिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अंदर करिए। तो इससे बड़ा हमें और कैसा हमें लोकतंत्र चाहिए? इससे बढ़िया लोकतंत्र हम तो कांग्रेस के टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। जी। जी। सर, आपने काफी लंबी बात करी पवन जी, आप हमारे साथ जी, जुड़े,
और जी, मैं अंत में ये जो बात है वो कहना चाहूँगा, एक जो जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी है उसके लिए, कि अगर आप अपने आप को निष्पक्ष कहते हो, और इसमें अगर और मगर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पत्रकार है, उसे निष्पक्ष होना चाहिए और दूसरे पत्रकारों पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए, और अगर कोई भी गलत है, तो गलत के लिए जो अपनी आवाज़ है, वो उठानी चाहिए। पहले के जी। पत्रकार होते थे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करते थे। आज वालों की हुँ। तरह नहीं है कि आजकल जो प्रतीक जी, 1 मिनट काटूँगा। पहले इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जर्नलिज़्म होता था, हुँ, नॉलेजफुल होते थे आज। आजकल जो जर्नलिज़्म आ गया है ना, आजकल रेफ़रेंस बेस्ड जर्नलिज़्म आ गया है। कोई आर्टिकल लिख रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है, वो उसकी गहराइयों में नहीं जाते। कौन हुँ, आर्टिकल लिख रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, कोई लेना-देना नहीं। उसने जो लिखा है, उसी के आधार पर विश्लेषण कर देते हैं, अपना एजेंडा चला देते हैं। एक आर्टिकल बेस पे फैक्ट्स क्या हैं, उस पे नहीं जाएँगे, कोई लेना-देना नहीं। ये जो जर्नलिज़्म है ना, और फिर ये ऐसा जर्नलिज़्म करने के बाद जो एक्चुअल में जर्नलिज़्म कर रहे हैं, जो एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो फैक्ट्स पे नॉलेज के साथ जब आगे बात रख रहे हैं, उनको ये जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपना ट्रोल मीडिया, उसके ऊपर उनको अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। आप जर्नलिज़्म कर रहे हैं, मगर जब एक पार्टी सिलेक्टेड जर्नलिस्ट की लिस्ट निकालती है, आप तब खुश होते हैं, आप तब ये लोग खुश होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो अपने जर्नलिस्ट खुद को जर्नलिस्ट कहता है और वो जर्नलिस्टों का ही सगा नहीं है, मतलब वो उनके हिसाब से जो पत्रकार जिनको बैन किया है, वो उनके हिसाब से उनका एजेंडा आगे नहीं बढ़ा रहे, इसलिए वो गोदी मीडिया हैं। तो उनका बैन होना ठीक है, मगर इनको अगर कोई एजेंसी इनके करने की वजह से कहीं पूछताछ के लिए बुला ले, तो लोकतंत्र खत्म। क्या? फिर देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जैसे बीबीसी के साथ इन्होंने पूरा एकदम घुस गए उसके लिए, न्यूज़ क्लिक की बात आई तब भी उसको डिफेंड करने की घुस दिए। तो ये जर्नलिज़्म नहीं है, मैंने इससे पहले भी कहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजेंडा चलाने वाले रह गए हैं, इसीलिए इनकी डिमोशंस हो रही हैं। ये चैनल पे प्राइम टाइम जो कवर करते थे ना, आज एक यूट्यूबर आकर बनकर रह गए हैं। तो बताइए, पैसा कमा रहे होंगे, नो डाउट, मगर वो आप इसको क्या कहेंगे? एक आदमी जा रहा है, आज आप प्रतीक जी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कुछ सालों बाद किसी बड़े चैनल पे अगर देखूँ, तो मतलब मैं तो आपको बोलूँगा कि इन्होंने ग्रो किया है। इन्होंने मेहनत करके आज वो मुकाम हासिल किया है। एक अच्छे पत्रकार का यही है कि उसको एक अच्छा मंच मिले ऑडियंस के लिए। इन नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो ये आपका सामर्थ्य दिखाता है। मगर एक आदमी इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया को वहाँ से निकाल कर, धक्के मार कर आपको निकाल दिया जाता है और फिर आप यूट्यूब पे आकर वहाँ पे भी आप उस चीज़ से बाज़ नहीं आ रहे। तो ये तो शर्म की बात है ना। जी, जी। सर, आप हमारे साथ जुड़े और काफ़ी जो लंबी बातचीत है, और बहुत जो मतलब कई बार होता है कि सतह से जो चीज़ें हैं, उन पर बात करके निकल जाना होता है। आपने जो बातें की हैं बहुत जो डीप में जाकर, मतलब जी, जी, एक जी। अगर मैं गोताखोर की भाषा में कहूँ, तो पूरा अंदर तक जो गोता लगाकर जो आपने जो चीज़ें निकाल कर हमें दी हैं, हमारे दर्शकों को दी हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने रखी। और सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रतीक जी। आपके दर्शक जो हैं, वो अगर सुनते हैं, मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। बस यही है कि लोगों की जो भ्रम का चश्मा चढ़ाते हैं ना ये लोग, उसको उतरवाना है। बस यही लक्ष्य है, सच्चाई रखना है कि एक आदमी सोचे, जो आपको देख रहा है, आपका चैनल देख रहा है, वो मेरी बातों पे विश्वास ना करे, वो जाए और उन तथ्यों के ऊपर वो जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ, उसको ज़रूर वेरीफ़ाई ज़रूर करे। जी, धन्यवाद। जी सर, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।